नाज़रीन, दुनिया के पास इस वक्त भी मौका है कि वो इस जंग को रोके, इसराइल को रोके और दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से जब वो बचा लिया जाए। अगले 72 घंटों के बाद सूरत हाल कहां पर खड़ी होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये जंग जब वो फैलती हुई नजर आ रही है, ये बहुत ही खतरनाक है। और सबसे जो बड़ा वाकया होने जा रहा है जिसके बाद सूरत हाल प्रैक्टिकली इरिवर्सिबल तबाही और इरिवर्सिबल पॉइंट पर चली जाएगी, वो ये है कि अमेरिका जमीनी हमला ईरान पर जो है वो करने जा रहा है। किसी भी वक्त ईरान पर जमीनी हमला अमेरिका कर सकता है। ईरान के जो तमाम आइलैंड्स हैं वो हाई अलर्ट के ऊपर चले गए हैं और ईरान का जो इस वक्त मौकफ सामने आ रहा है, जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी की है वो बहुत ही हार्श है, बहुत सख्त बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे आइलैंड्स के ऊपर किसी भी तरह का जमीनी अटैक किया जाता है तो फिर दुनिया ये याद रखे और हमला करने वाले ये याद रखें कि दुनिया दूसरी आलमी जंग को भूल जाएगी। दूसरी आलमी जंग में जो लड़ाई लड़ी गई, जो आमने सामने फाइट हुई, दुनिया उस कन्फ्रंटेशन को भूल जाएगी। जो कन्फ्रंटेशन हम करेंगे इन आइलैंड्स के ऊपर, जो हमलावर हैं उनकी फौज से जिस तरह हम लड़ेंगे, वो फिर दुनिया याद रखेगी और वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई को भूल जाएगी। वर्ल्ड वॉर 2 में चूंकि बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो लड़ी गई डी डे के नाम से, उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। उस तनाजुर में ईरान बात कर रहा है, वो तारीख की इस वक्त की सबसे बड़ी लड़ाई जब वो समझी जाती है। उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा लॉसेज हुए हैं उसमें। तो ईरान कह रहा है कि यहां पर इतने ज्यादा लॉसेज होंगे कि उसको जो है वो सब भूल जाएंगे। और ईरान ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि हम रेड सी का जो फ्रंट है वो खोलने जा रहे हैं। किसी भी वक्त रेड सी को बंद किया जा सकता है, बाबुल मंदब को बंद किया जा सकता है। और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि ऑयल प्राइसेस और ऊपर शूट कर जाएंगी। इसका मतलब यह होगा कि अरब मुल्क जो है वो मुकम्मल तौर पर लैंड लॉक कंट्री बन जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के जरिए उनकी सप्लाई जाती है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है तो रेड सी खुला हुआ है। जैसे जो है वो सऊदी अरेबिया, उसका एक साल जो रेड सी पर है, तो अरब मुल्क जो है वो लैंड लॉक कंट्रीज बन जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि जो दुनिया की सप्लाई चेन है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर होगी। कुछ ऑयल जो है वो थ्रू रेड सी जा रहा है, क्योंकि जो दूसरी कोस्टल लाइन है सऊदी अरेबिया की, वहां से वो कुछ ऑयल जो वो भेज रहे हैं। उन्होंने एक पाइपलाइन बिछाई हुई है जो खलीज फारस से रेड सी को कनेक्ट करती है। तो रेड सी बंद हो गया तो वो ऑयल सप्लाई भी बंद हो गई, तो ऑयल प्राइसेस और ज्यादा शूट करेंगी। जो सप्लाई चेन का मसला है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को सिर्फ ऑयल के तनाजुर में मत देखिए। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ सिर्फ ऑयल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का मतलब यह है कि ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासर हो जाएगी। अब यहां से जो रेयर अर्थ मिनरल्स जा रहे हैं, यहां से जो फर्टिलाइजर जा रहे हैं, यहां पर दुनिया का जो सारा सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन से मुराद यह है कि आपका फूड, आपकी फैक्ट्रीज के लिए जो सामान चाहिए, किसानों को जो सामान चाहिए, वो पूरी दुनिया जिसके ऊपर चल रही है, तो वो सप्लाई चेन वो सारी जब वो मुतासर हो जाएगी। तो ये अब ईरान ने ऑफिशियली कह दिया कि अगर हमारे पर ये अटैक किया जाता है तो फिर हम इस अंदाज के अंदर जब वो रिस्पॉन्स देंगे। और अमेरिका की जो तमाम एम्बेसीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो हाई अलर्ट के ऊपर हैं। फिर जो चेक रिपब्लिक के अंदर इसराइली जो फैक्ट्री है उसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक हुआ है, वहां पर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं कि ये मामला यहां पर शुरू हो गया है। ये एक काइंड ऑफ ग्लोबल रिस्पॉन्स है जिसका आगाज हो गया है। और अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि डीगो गार्सिया इस वक्त थ्रेट अंडर अटैक आ चुका है। डीगो गार्सिया जब ये सबसे इंपॉर्टेंट बेस, यानी तमाम मिडिल ईस्ट की बेसेस निकाल लें, इस सारी रीजन के तमाम बेसेस निकाल लें, अमेरिका की जो सबसे हसास तरीन बेस है वो डीगो गार्सिया। आप देखेंगे B-2 बॉम्बर्स वो कहीं खड़े नहीं करते, कहीं पर खड़े नहीं करते, सिर्फ डीगो गार्सिया के ऊपर खड़े करते हैं, क्योंकि ये सबसे सेफ तरीन बेस है, ये सबसे सिक्योर तरीन बेस है उनकी, जो बिल्कुल इंडियन ओशन के दरमियान है, कोई भी उसके करीब तर नहीं है। फिर ये इतनी रेंज के अंदर है कि कोई इसके करीब तर भी नहीं पहुंच सकता। अब यहां पर मामला हो गया बहुत ज्यादा खराब। और एक तो अमेरिका ने जो मिसकैलकुलेशन की ईरान पर हमला, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, ईरान की जवाब की जो ताकत, ईरान की विल, ईरान का अंदरूनी सिस्टम के उनकी लीडरशिप अभी तक इंटैक्ट है, वो तो सारा हो गया। लेकिन एक और बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन जिसने सारी सूरत हाल को अपसाइड डाउन कर दिया है वो क्या? भाई ईरान के मिसाइल तो 2000 किलोमीटर रेंज के थे मैक्सिमम, उनके जो टॉप ऑफ द टॉप वेपन हैं वो 2000 किलोमीटर रेंज के थे, तो ये है 4000 किलोमीटर रेंज इसकी। तो ईरान के मिसाइल पहुंच गए डीगो गार्सिया तक, तो ये तो सब अपसाइड डाउन हो गया ना, कि वो तैयारी करके आए हुए थे 2000 किलोमीटर रेंज वाली, वो आगे से मिसाइल निकला है 4000 किलोमीटर रेंज वाले। और हो सकता है इसके बाद पटारी में से कुछ और भी ईरान निकाल दे। भाई 4000 तक पहुंच गया ना। देखें ये कोई शुगल नहीं है,
ये कोई छड़ी नहीं है जो घुमाई जाती है और 2000 से रेंज 4000 हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप पहले से तैयार करके बैठे हुए हैं तो ही है ना, ये छड़ी तो नहीं घुमा दी ईरान ने 4000 रेंज हो गई। वीडियो गेम तो यहां पर नहीं जा रही है, पूरी जंग की इक्वेशन इसके साथ बदल जाती है। 2000 इतनी रेंज और 2000 से आप अचानक 4000 पर चले गए, ओ भाई जंग की तो सारी इक्वेशन बदल गई ना, क्योंकि आप एक कैलकुलेशन करके आए हैं कि भाई ये इससे हम लड़ने जा रहे हैं, इसकी ये ताकत है, तो आप समझ के गए हैं उसके पास है तलवार, वो आगे से निकाल ले मशीन गन, तो फिर क्या होगा? आप समझ के गए हैं उसके पास है मशीन गन, वो आगे से निकाल ले टैंक, तो फिर क्या होगा? तो ये सारी इक्वेशन ऐसे वेपन्स के साथ जो बदल जाती है। अब डिगो गार्सिया जो है यहां पर B2 बॉम्बर्स खड़े हैं, और अगर इसी वक्त ईरान ने को 50 मिसाइल उधर दाग दिए तो वो हिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मिडिल ईस्ट की तमाम बेसेस देखें तो कोई भी ऐसी बेस नहीं है जो महफूज हो। हर बेस तो हिट हो चुकी है, कौन सी ऐसी बेस है मिडिल ईस्ट की जो हिट नहीं हुई है? हर बेस हिट हो चुकी है। तो डिगो गार्सिया भी हिट हो जाएगी, वो 50 भेजेंगे तो 40 वो इंटरसेप्ट कर लेंगे, तो 10 तो गिर जाएंगे। तो अगर यहां पर B2 बॉम्बर्स हिट हो गए तो फिर क्या होगा? और अगर ये बेसेस ये वाली बेस अंडर अटैक आ गई तो यहां से ऑपरेशंस नहीं हो सकते हैं, तो मिडिल ईस्ट की बेसेस भी इनसिक्योर और ये वाली भी इनसिक्योर, तो फिर अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि ये बेस तो उनकी सबसे सिक्योर तरीन बेस थी, इसलिए B2 बॉम्बर्स यहां पर खड़े हुए। और चूंकि ये उनकी कैलकुलेशन में दूर दूर तक नहीं था कि ये हिट हो सकती है, तो इसकी ज्यादा प्रोटेक्शन भी नहीं है, इसकी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है। तो अब वो गल्फ बेसेस बचाएं या इसराइल की बेसेस बचाएं या डिगो गार्सिया को बचाएं। और अगली बात जिस पर खलबली मची हुई है और डिबेट हो रही है वो ये है कि अगर ये रेंज इतनी हो गई है तो फिर तो तमाम यूरोपियन कैपिटल्स रेंज में आ चुके हैं, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो बर्लिन हो, चाहे वो पेरिस हो, दे आर ऑल इन रेंज। तो दैट मीन्स कि अगर कोई भी जंगी जहाज भेजता है ईरान के खिलाफ और इस जंग में हिस्सा बनता है, तो फिर वो ये ज़हन में रखकर आएगा कि फिर जंग उधर पहुंचेगी। यानी अगर यूरोप का कोई मुल्क बराह रास्त आ रहा है ईरान में अटैक करने के लिए, तो फिर ईरान के मिसाइल उधर पहुंचेंगे और ये भूल जाएं कि वो नेटो मुल्क है, वो फलाना है। ईरान एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, उसको इस वक्त तो नेटो अपना पल्लू जो है ना सुकेड़ के बैठा हुआ है कि हम किसी तरीके से जंग में ड्रैग हो जाए। भाई ट्रंप तो कहना ना कि आओ, तो नेटो अपने आप को बचा रहा ना कि उधर यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है, इधर ये वाला कट्टा खोल के बैठ जाएं। नेटो तो इराक से निकल रहा है, तो नेटो तो अपना पल्लू बचा के बैठा हुआ है कि वो किसी तरीके से इधर जंग में ड्रैग ना हो जाए। तुर्की में मिसाइल गए तो नेटो ने क्या कहा? वो गलती से आए हैं, समझ रहे? इधर ईरान पर जंग छेड़ी है इतने बोगस बयानिए के साथ, उधर मिसाइल गए हैं, उसको भी कह रहे हैं ये गलती से आ गए ताकि आर्टिकल 5 रिवोक ना करना पड़े। तो नेटो तो अपना बचा रहा है अपने आप को कि मैं इसमें ना चला जाऊं बराह रास्त। बाकी उसकी सपोर्ट, उसकी इंटेलिजेंस, MI6, फ्रांस की इंटेलिजेंस, जर्मनी, इटली, ये सब तो हैं, लेकिन डायरेक्टली वो नहीं आना चाहते क्योंकि उनका जो फोकस है वो यूक्रेन है और अमेरिकी सप्लाई उधर मुतासर होगी। तो नेटो भी आ गया तो फिर क्या करेंगे? तो अब इस वक्त यूरोपियन तमाम कैपिटल्स ईरान के रेंज में आ चुके हैं। तो अब मुझे बताइए कि दे आर यूजिंग यूक्रेन टू हिट मॉस्को, तो अगर उन्होंने यूज किया टू हिट देयर कैपिटल्स तो इनको कैसा लगेगा? यानी अगर उन्होंने यमन को कहा कि भाई भेजो मिसाइल, हिजबुल्लाह को कहा कि भेजो मिसाइल, तो इनको कैसा लगेगा? ये नेतन्याहू हमेशा डराता रहा ना यूरोप को, ये बड़े हिजबुल्लाह आ जाएगी, यमन आ जाएगा, ईरान बड़ा खतरा है यूरोप के लिए, वी आर द गार्डियन ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये बड़े बुरे लोग हैं जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, हम बचा के तुम्हें बैठे हुए हैं। तो अगर वो वाकईतन आ गए तो फिर क्या करेगा यूरोप? समझ रहे? तो ये इसलिए तमाम अमेरिकी सदूर, चाहे वो बुश हो, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो बाइडन जैसा शख्स जिसने एक मुकम्मल यहां पर जुल्म और जनसाइड को सपोर्ट किया, उसने भी ईरान की जंग नहीं छेड़ी। वाई? क्या वो कोई ईरान की खुशहाली चाहते हैं? नहीं, वो ईरान की बर्बादी चाहते थे, लेकिन उनको पता था इसमें हमें बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी और इसके साथ ये एक आलमी जंग बन सकती है। तो अब ये तो आलमी जंग के दहाने पर हम खड़े हुए हैं। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि प्यूटन ने जो मैसेज भेजा है कि भाई वी आर स्टैंडिंग विद ईरान, ये अब हर तरफ डिस्कस हो रहा है क्योंकि उसकी जो बिल्कुल क्लियर वर्डिंग है उसमें इधर उधर की बात नहीं है। नेशनल सोवरेनिटी, इंटरनेशनल लॉ, ये नहीं है उस स्टेटमेंट में। ये नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी फलाना, नहीं। वी आर स्टैंडिंग विद ईरान। और ये प्यूटन कब कह रहा है? ये प्यूटन
उस वक्त कह रहा है कि जब सारी दुनिया इंक्लूडिंग अरब ममालिक और ओआईसी ममालिक ईरान को कंडेम कर रहे हैं। ये उस वक्त प्यूटन कह रहा है कि जब खबरें चल रही हैं कि सऊदी अरेबिया, यूएई या फिर कोई और मुल्क जो वो ईरान पर हमला कर सकते हैं। ये उस वक्त प्यूटन कह रहा है कि जब ईरान अपनी शरात वाज़े कर चुका है कि हमारी शरात ये है, अड्डे खत्म होंगे, दोबारा हमें गारंटीज दी जाएंगी, लेबनान से इजराइल की फौज निकलेगी, हमें रेपरेशन जो है वो पे की जाएंगी और सैंक्शन खत्म की जाएंगी। ये है ईरान की शराइत। और प्यूटन और पाकिस्तान ने एक प्रपोजल भेजा था ईरान को, सुप्रीम लीडर को, जो एक मेडिएशन दरमियान में हो रही थी। इसको ईरान ने कहा कि भाई ये वाला हम नहीं मानते, हमें वो गारंटी चाहिए। समझ रहे? यानी प्यूटन और पाकिस्तान जब एक मेडिएशन का किरदार अदा कर रहे थे तो वो जो डिमांड से ज़ाहिर है वो ईरान के मफादात से मुताल्लिक नहीं थी और वो कह रहे थे हमें गारंटीज दी जाए। तो ईरान ने वो रिजेक्ट किया। सुप्रीम लीडर ने, जो सबसे पहला इजलास सुप्रीम लीडर ने किया, उसमें यही वाला प्रपोजल डिस्कस हुआ था। तो उसके बाद प्यूटन कह रहा है वी आर स्टैंडिंग विद यू। समझ रहे? यानी 21 दिन तो गुजर गए ना, 21 दिन गुजर गए, प्यूटन की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। बात एक दो दफा हुई है, ये दरमियान में मेडिएशन ये सारा चलता रहा है। ये पहला मैसेज है कि वी आर स्टैंडिंग विद ईरान। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब सभी मजम्मत कर रहे हैं, जब सब ईरान के खिलाफ हैं, जब सब ईरान की तबाही चाहते हैं, जब ईरान अकेला लड़ रहा है, तो प्यूटन वहां से कह रहा है और उसमें हेर फेर नहीं है, वी आर स्टैंडिंग विद ईरान। बस इतनी सी बात है, फुल स्टॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिन्होंने जाकर ईरान पर हमला करना है वो ये बात जरूर ज़हन में रख लें कि उनको इंटेलिजेंस कौन दे रहा है। बीदो सिस्टम किसका है? चाइना का है। तो वहां चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया का सामना करना है। जो भी ईरान पर हमला करने जाएगा वो ये बात ज़हन में रख ले। ठीक है, ये प्यूटन का मैसेज आ गया। ये सबके लिए मैसेज है जो इस वक्त अपनी प्लानिंग कर रहे हैं ईरान पर हमला करने के लिए। और इस जंग की एक और खतरनाक बात क्या है, वो ये है कि ये यानी रुकने की बजाय ये बढ़ने के इसके खदशात क्यों ज्यादा हैं। 12 दिन की जो जंग हुई थी उसमें सब कंटेन कर रहे थे जंग को। सऊदी अरेबिया ने कंडेम किया, कतर ने किया, तुर्की ने किया, पाकिस्तान ने किया, सब ने किया, कंडेम किया। फ्रांस से भी स्टेटमेंट आ गई। तो क्या हुआ कि जंग कंटेन हो गई। इस वक्त ये सारे ममालिक तो उल्टा ईरान को कंडेम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप फिर आपकी यही अप्रोच तो आप जंग को मजीद खराब कर रही है। अगर आप ईरान पर हमले को कंडेम करेंगे तो यहां से रास्ता निकलेगा जंग को कंटेन करने का, रोकने का। ओ भाई, अगर आप ही ईरान को खतरा करार दे देंगे तो फिर रोकेगा कौन? समझ रहे? तो ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है। इसलिए आप देख लें कि रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, बेलारूस और तुर्की की क्या अप्रोच है एंड पाकिस्तान की क्या अप्रोच है। पाकिस्तान ने कंडेम किया। बाकी ज़ाहिर है पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं। उसने खलीजी मालिक को भी कहा है कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। अमेरिका के खिलाफ भी ज़्यादा वो उसने बात नहीं की। आपने देखा कि पाकिस्तान में जो सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की जो कंडेमनेशन जारी हुई वो बस एक ही दफ़ा टीवी पर चल गई, वो सबको पता चल गया, ईरान को पता चल गया। इसलिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने 3-4 रोज़ जो है वो उर्दू के अंदर मैसेज जारी किया और पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया। तो पाकिस्तान ज़ाहिर अपनी कैपेसिटी में, अपने अंदाज में चल रहा है। बट दीज आर द कंट्रीज। पाकिस्तान जंगबंदी की बात कर रहा है, उसने कंडेम किया है। तुर्की जंगबंदी की बात कर रहा है, कंडेम किया है। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया जंगबंदी की बात कर रहे हैं, कंडेम किया है। एंड अगेन ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, दे ऑल आर डिफेंडिंग देमसेल्व्स। हमले इन पर हो रहे हैं। जंग रशिया, उधर बार बार रशिया को इस जगह पर वो लाए ना, नेटो ने बार बार खिलाफ वर्जी की, मुआहदे तोड़े। सो ये सब अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ये कोई डोमिनेंस की जंग नहीं लड़ रहे हैं, ये कोई वॉर ऑफ चॉइस नहीं लड़ रहे हैं। ये बहुत फर्क है इनके अंदर। और सबसे बड़ा खतरा ही दुनिया के लिए ये हैं, ये 4 मालिक जो कि असल में ह्यूमैनिटी की तो जंग ही ये लड़ रहे हैं। तो जो सबसे बड़े हीरो बनकर निकले हुए हैं दुनिया के लिए, तो सबसे बड़ा खतरा ही वो हैं। इसी दरमियान ईरान ने एक और कारनामा किया और ईरान ने यह किया है कि उसने कुछ ही देर पहले एक और वेव फायर कर दी है। पिछले कुछ घंटों के अंदर, इन फ्यू आवर्स, फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान ने 3 वेव्स फायर किए, 70, 71 और इस वक्त 72। खासकर जो 71 और 72 थी, इसमें तो बहुत ही थोड़ा वक्फा था। आई थिंक ये कोई 1-1.5 घंटे का वक्फा होगा कि जिसमें ईरान ने ये अब 72 भी फायर कर दिए। सो वो एक सस्टेन्ड एयर स्ट्राइक जो है ये करना चाह रहे हैं कि एक स्ट्राइक खत्म हुई है, उसके धमाके सायरन अभी बज रहे हैं। अभी वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि कहां कहां मिसाइल गिर रहे हैं। अभी जो रेस्क्यू फोर्सेस हैं वो इधर भाग रही हैं, उधर भाग रही हैं।
ऊपर से एक और एयर स्ट्राइक आ गई। अभी वो शेल्टर से निकलने के ऑर्डर आने ही वाले हैं कि नहीं, फिर ऊपर स्ट्राइक आ गई। सो इस तरह एक सस्टेन्ड जो एयर स्ट्राइक्स हैं, जो कि सिर्फ ज़ारा जेट्स कर सकते हैं, ईरान उस तरह करने की जब वो कोशिश कर रहा है, तो ये यानी ईरान एस्केलेट कर रहा है। यहां पर तो ईरान बिल्कुल एक मिसाइल भेज रहा होता नहीं, वो एस्केलेट कर रहा है, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम होता चला जा रहा है, और उधर इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं वो खत्म होते चले जा रहे हैं। इसी दरमियान बहरीन से एक बड़ी खबर है, बड़ा प्रोपेगेंडा किया सेंटकॉम ने, ओहो ईरानी मिसाइल जब रेजिडेंशियल एरियाज में गिर गए। सेंटकॉम की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड पढ़िए। ये देखो ईरान कितना बुरा है, रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर ईरान ने मिसाइल मार दिए बहरीन में। ये 9 मार्च का ये वाकया है, 9 मार्च का। कुछ देर पहले बहरीन ने स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने एडमिट कर लिया है कि नहीं, ये ईरान का मिसाइल नहीं था जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर गिरा, बल्कि ये पेट्रियार्ट था जो माल फंक्शन होकर गिरा, क्योंकि उसकी वीडियो आ चुकी थी 10-11 मार्च को, जिसमें देखा जा सकता है कि मिसाइल वहीं से फायर हो रहा है और वहीं पर जाकर गिर रहा है। तो वो बहरीन ने आज माना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो पूरा प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ कर रहे हैं। ये कितना बुरा है ईरान। आज बहरीन ने एडमिट किया कि नहीं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, एरिया में खुद पेट्रियार्ट का जो मिसाइल है वो वहां पर जाकर गिरा है। सो जरूरत इस अमर की है कि जंग को कंटेन किया जाए, कंडेम किया जाए इसराइल के हमलों को और अमेरिका के हमलों को, और इस जंग को रोका जाए जिसमें किसी का कोई फायदा नहीं है, बजाय कि इंसानियत को और मुश्किल और तकलीफ के अंदर डाला जाए, दुनिया को कहत, तबाही, इसकी गुर्बत, इसकी तरफ जब धकेला जाए, बदअमनी, इंतशार की तरफ धकेला जाए। हमला ईरान पर हुआ है, यह बात समझने की जरूरत है। तो जनाब अली, CNN क्या लिख रहा है? CNN ये लिख रहा है कि ट्रंप मोस्ट डिफिकल्ट वॉर डिसीजन वेदर टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड इन ईरान। यानी अब ये कहीं फैसला, तो अब कल से ये खबरें हैं कि हो चुका है, लेकिन बहरहाल वहां पर फिर एक हेजिटेशन की वो बात कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ा मुश्किल तरीन फैसला है ट्रंप के लिए, क्योंकि ट्रंप के लिए इसमें एक और बात है, एक तो जाहिर है कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ट्रंप ने अपनी मिलिट्री को बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करना है। क्यूबा में करना है, ग्रीनलैंड में करना है, और पता नहीं कहां कहां पर करना है। अगर मिलिट्री यहां पर एंगेज हो गई तो फिर ये कहीं और इस्तेमाल होने की कैपेसिटी में नहीं रहेगी, और इसका मतलब यह है कि यह जंग मिड टर्म तक खिंच जाएगी। मिड टर्म तक खिंच गई तो दैट मींस कि ट्रंप हार सकता है, तो दैट मींस कि इसकी सदारत भी जा सकती है, ये इंपीच हो सकता है। तो रिजीम चेंज करना था ईरान में, वो रिजीम चेंज कहीं तल अवीव और उधर ट्रंप का रिजीम चेंज ना हो जाए, ये पता चले, क्योंकि इसी टाइम में फिर इजराइल के अंदर भी इलेक्शंस हैं। सो ट्रंप ग्रैपल्स विद वेदर टू डिप्लॉय ट्रूप्स टू ईरान, कि बड़ी वो मुश्किल में है कि भाई वो फैसला नहीं कर पा रहा कि भाई भेजे या नहीं भेजे। बहरहाल समहाउ देयर आर रिपोर्ट्स के फैसला हो भी चुका है, लेकिन फिर एक हेजिटेशन भी है, और ऊपर से चूंकि असल ये अब जो डिगो गार्सिया पर अटैक हुआ ना, इसने उनको फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। और अभी जो आगे से ईरान ने बात किया वो भी जरा सुन लें, कि ईरान ने कहा है कि अच्छा आप आ रहे हैं, तो जरा ये सुन लें कि अगर आप आ रहे हैं, द अमेरिकन्स हैव नो मीन्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ ऑन खारिज आइलैंड। ये उतरेंगे, ये अपने आप को वहां पर डिफेंड नहीं कर सकते, और ये बात हम काफी दिनों से कर रहे हैं कि छोटा सा आइलैंड है, ये वहां पर उतरेंगे, वहां पर कोई ईरानी फौज नहीं बैठी हुई, वो एक छोटा सा आइलैंड है जो ऑयल एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ये वहां पर उतरेंगे, ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स वहीं बरसेंगे, ये वहां पर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे, समझ रहे हैं? तो ऊपर से मिसाइल ड्रोन्स बरस रहे होंगे, ये कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे? तो ईरान वही बात कर रहा है कि इनके पास कोई तरीकाकार नहीं है कि ये खारिज आइलैंड में अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे। तो ये अब लाइन सुन लें, अनप्रेसिडेंटेड लॉसेस होंगे सिंस वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी, डी डे उसको कहा जाता है। अच्छा, डी डे में क्या हुआ था कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ये वो सारी जो एलाइड फोर्सेस थी, ये साहिल के ऊपर उतरी थी, यानी फ्रांस भी सारा जर्मनी के कंट्रोल में जा चुका था, तो अब सिर्फ एक बरतानिया आखिरी रह गया था, ये बाकी सारा यूरोप जब वो जर्मनी अपने कंट्रोल में ले चुका था। तो फिर यूरोपियन साहिलों के ऊपर अमेरिकी फौजें उतरी थी, और फिर आगे से जर्मन फौजें, तो तमाम साहिल उनके पास था। वहां फिर हालिया तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई हुई है। वहां पर इतने ज्यादा नुकसान हुए, इतनी जानें गई हैं कि
उधर से बस फौजी आ रहे हैं और आगे से मशीन गन चल रही है। ये सूरत हाल वहां पर थी कि वहां से फौजी आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, इधर से जर्मन जो है वो मशीन गन चलाते चले जा रहे हैं, चलाते, और इतनी चलाई उन्होंने कि मशीन गनें तक पिघल गई थी, ये बताया जाता है। और उधर से बस उनके फौजी गिरते चले जा रहे हैं एलाइड फोर्सेस के, लेकिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ फौजी वहां पर मारे जा रहे हैं और फिर मजीद आगे आते चले जा रहे हैं, आते चले, इधर इनकी मशीन गनें तक पिघल गई। सो वो D-Day था और वो फैसला कुन दिन साबित हुआ। तो जनाब अली वो कह रहे हैं उसको दुनिया भूल जाएगी। समझ, ये बात बहुत ही डेंजरस बात है और अमेरिका को कोई इस तरह ये बात कर नहीं सकता है। समझ रहे? तो अग्रेशन ऑन खारज रिस्क इनसिक्योरिटी इन रेड सी एंड बाबुल मंदब। वो कह रहे हैं हम दूसरा फ्रंट खोलने जा रहे हैं, रेड सी का फ्रंट खोलने जा रहे हैं। अब रेड सी का फ्रंट खोलने का मतलब यह है कि अंसारुल्लाह आ रहे हैं जो हैंड्स ऑन ट्रिगर करके बैठे हुए हैं। रेड सी किसने बंद करना है? अंसारुल्लाह ने करना है ना। तो वो बैटल भी, वो फ्रंट भी वो खोलने जा रहे हैं। इफ वॉशिंगटन अटैक्स खारज आइलैंड इट विल फेस एन अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स और अदर ऑप्शंस आर अंडर कंसिडरेशन। और फिर ये बात उन्होंने बहुत सख्त की है। उन्होंने कहा कि हमने हमला आवरों के ताबूत तैयार कर रखे हैं आइलैंड्स के ऊपर, जो भी वहां पर उतरेंगे वो वापस जब वो नहीं जा सकेंगे। ऑन ऑल ईरानियन आइलैंड, सिर्फ खारिज पर नहीं, तमाम जजीरों पर। वेरी, आप कह लेंगे सख्त बात। अच्छा, एक बात मैं सिर्फ आपको करूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अमेरिका एक बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका एक सुपर पावर है, टेक्नोलॉजी, सो ऑन, सारा कुछ। लेकिन अमेरिका कोई जंग नहीं जीत सका है। अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं, जो कि ज़ाहिर अमेरिका ने जीती है, लेकिन उसमें एक छोटी सी बात सुन लें कि जो जर्मनी है वो बर्लिन में इनकी फौजें नहीं दाखिल हुई हैं, वो रशिया की फौजें दाखिल हुई हैं। जर्मन फौजों ने पहले रेड आर्मी यानी जो रशियन आर्मी है उसके सामने सरेंडर किया है। ठीक हो गया। जो दूसरा फ्रंट था जो पैसिफिक में था, जहां पर जापान लड़ रहा था, तो जापान लड़ रहा था, जापान हार नहीं रहा था, बल्कि वहां पर हो सकता है अमेरिका हार जाता। तो वहां पर क्या हुआ है कि अमेरिका ने न्यूक्लियर गिराया है। सो न्यूक्लियर से इनको वहां पर फतह मिली है। समझ रहे इस बात को? तो वहां हो सकता है जापान जीत जाता। जापान लड़ रहा था और वो जंग खत्म नहीं हो रही थी, वो शायद 10 साल और चलती। वहां पर अमेरिका कोई फतह के करीब नहीं था, इसलिए उनको वहां पर न्यूक्लियर गिराना पड़ा। आई मीन के उन्होंने गिराया वहां पे, कि कन्वेंशनली वो नहीं जीत पा रहे थे। तो यहां तो रशिया ने जर्मनी पर न्यूक्लियर नहीं गिराया, जाहिर उनके पास नहीं था, लेकिन कन्वेंशनली फतह हासिल की ना। ये इन्होंने कोई कन्वेंशनल फतह नहीं हासिल की जापान ने, न्यूक्लियर के जरिए की। उसके बाद फिर आगे आ जाएं, ये कौन सी जंग जीते हैं? वियतनाम शुरू कर दी, फिर इस सदी की जंगें आपके सामने, कौन सी जंग जीते हैं? तो इस तरह अमेरिकी ताकत जो है वो ठीक है, ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक्सपोज भी तो आपके सामने हो रही है। तो एम्बेसीज अंडर ग्रोइंग थ्रेट अराउंड द वर्ल्ड जो है वो एम्बेसीज ऑन अलर्ट हैं, और 72 वेव फायर की है, जिसमें जो सेंट्रल इसराइल है, तल अवीव, हाइफा, ये सारे निशाना बने हैं, और जो बहरेन है उसको निशाना बनाया, जो 5th फ्लीट है। बहरेन पर पिछले कोई 16 घंटों से अटैक नहीं हुआ था, और अब 16 घंटों के बाद बहरेन में जो 5th फ्लीट है उसको निशाना बनाया गया। चेक रिपब्लिक के अंदर जो वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि वो क्या हुआ और कैसे हुआ। और अब ये हेडलाइन आखिर में देखिए, कन्फ्रंटिंग ईरान एंड हिजबुल्लाह, साइंस ऑफ इरोडिंग इजरायली ड्यूरेबिलिटी, कि इसराइल की जो ताकत है वो इरोड हो रही है, और वो उनकी जो डेली लाइफ है वो वहां पर डिसरप्ट हो चुकी है। यानी वो ये नहीं कि वो स्कूल जा रहे, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद है, गजा के टाइम पर बंद नहीं थे, तो वहां पर भी वो शेल्टर्स में ही बैठे हुए हैं। तो उनकी जो ताकत है कि वो हमले करते रहेंगे जैसे गजा में किए, लेकिन उधर कुछ नहीं होगा, वो रूटीन में अपना काम कर रहे होंगे। वो ताकत बहरहाल जो एक्सपोज हुई है। नतांज की जो फैसिलिटी है उस पर एक दोबारा फिर अटैक हो गया, कुछ घंटे पहले हुआ था, फिर हो गया। ये बड़ी डेंजरस बात है, क्योंकि फिर ईरान डैमोना को हिट करेगा। ईरान डैमोना को हिट करेगा अगर ये बार बार यही हरकतें कर रहे हैं, और दुनिया देख रही है इस बदमाशी को, लेकिन फिर भी नहीं रोक रही। फास्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, बैंड वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं, न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हो रहे हैं, फिर भी दुनिया रोकने से कासिर है। और जरा ये भी आखिर में तमाशा सुन लें, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है, उसमें अमारात है, उसमें बहरेन है, बाकी यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, फलां 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 फलां, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रोमानिया, ऑल ऑफ देम, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है
कि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ईरान ने बंद किया हुआ है, ईरान को कंडेम किया है और ईरान बड़ा ज्यादती कर रहा है और ईरान बड़ा गलत कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है, ये दुनिया के लिए खतरा है। सो करते रहें, देखें कंडेम करते रहें, तो फिर बात यह है कि यही गलत अप्रोच है। इससे न जंग कंटेन होगी, न जंग रुकेगी, बल्कि मजीद खराबी आएगी, मजीद जंग आगे बढ़ेगी। रोकने का रास्ता उधर है जिन्होंने जंग शुरू की है। आप ईरान को कैसे रोक सकते हैं जो अपना दिफा कर रहा है, अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है? अगर इनके मुताबिक वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खोल दे और अमेरिकी बेसिस को निशाना ना बनाए, फिर तो उसने अपना सर्वाइवल कर लिया, फिर तो वो बच गया। को भाई वो बच ही नहीं सकता है, इस बात को अंडरस्टैंड किया जाए। ईरान सर्वाइव अगर उसका कोई रास्ता है तो वो यही है, वो उसने हर ऑप्शन इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो छोटी ताकत है, उसके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई दूसरी ताकत नहीं है। अभी जब यूक्रेन ब्लैक सी में भी अटैक करता है, रशिया की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक करता है, वो अफ्रीका में इंवॉल्व है, वो मिडिल ईस्ट के अंदर इंवॉल्व है, वो जगह जगह पर ऑपरेशन कर रहा है, तो उधर वो ठीक कर रहा है। समझना इस बात को। तो भाई जो छोटी ताकत है और ईरान जो मुज़ाकरात कर रहा था, और वैसे ईरान जंग को तो हम यूक्रेन जंग से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि वहां पर नेटो 30 साल से खिलाफ वर्जी करता चला रहा है और रशिया को इस बात पर मजबूर किया। यहां पर तो मामला ही कुछ और है। यहां पर तो 40 साल से नेतन्याहू कह रहा है कि मेरी सबसे बड़ी मेरा ख्वाब है कि ईरान के साथ जंग हो। यहां पर तो मामला ही कुछ और है। तो बहरहाल बात करने का मकसद यह कि ईरान अपने आप सर्वाइव कर रहा है, वो बेसिस पर अटैक नहीं करेगा, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद नहीं करेगा, वो बाकी और ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो बच ही नहीं सकता है। वो इनके कहने, अब इसराइल के मुताबिक ईरान जंग लड़े, मुझे बताएं, बरतानिया के मुताबिक ईरान जंग लड़े, अमेरिका के मुताबिक ईरान जंग लड़े, को करने वाली बात की जाए। इसलिए मसला ये नहीं कंडेमनेशन करते रहें, 100 दफा करें। मसला इस बात का है कि ये डेंजरस अप्रोच है। मसला इस बात का है कि ये अमन नहीं लाएगी ये अप्रोच। जैसे वहां पर वो हमास को कंडेम करते रहे, हमास को कंडेम करते रहे, इसराइल को नहीं रोका, तो क्या हुआ? इसराइल गजा से निकलकर लेबनान आ गया, लेबनान से निकलकर यमन, यमन से निकलकर ईरान। ये मसला है। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज रखा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।